नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमने डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के कुछ महत्वपूर्ण कथनों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम इनके कथनों को देखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन है, संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में यहाँ साहित्य का विकास समझने का प्रयत्न हुआ है। दूसरा है, भाषा साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। अगला कथन है, रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले केंद्र में रखते हों, पर उनकी आलोचना और इतिहास विवेक उनके युगीन सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। अगला कथन है, चंद बरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करे। अगला कथन है, इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक के इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग। यहाँ यत्न यह है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जा सके। अगला कथन है, पुराने समय में राजा का मनोरंजन तरह तरह से किया जाता था। आज उस स्थिति में उपभोक्ता आ गया है जो इस समय में मुहाविर में राजा कहा जा रहा है। यूँ मनोरंजन, संचार और साहित्य की सीमा रेखाएं जैसे बदलने का यत्न चल रहा हो। ऐसे समय में साहित्य के इतिहासकार का दायित्व है कि वह इस परिदृश्य का विवेकपूर्ण निराकरण करे। अगला है, भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी कहा गया है, इन बोली रूपों और जातीय क्षेत्रों की सृजनात्मक निष्पत्ति ही हिंदी भाषा का साहित्य है। अगला है, हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृत की वास्तविक प्रतिनिधि है। ये महत्वपूर्ण है। यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया है, यानी अगे और मुक्तिबोध, तकनीकी ढंग से उनकी मातृभाषा क्रमशः पंजाबी और मराठी कही जाएगी। अगला है, आदिकाल के प्रसंग में हमने परिलक्षित किया था कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से युक्त रूप में वर्णन हुआ है। जब भी भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है, आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। साहित्य या की कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता है। अगला कथन है, काव्य के स्तर पर यह समझ सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है, अहम का बलिदान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इलियड के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है कि कविता भी अपने अहम भाव में निष्कृति है। प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में दृष्टव्य है, जो मूलतः ऐहिक है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। अगला है, पुनर्जागरण का एक चिह्न यदि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है तो दूसरा चिह्न यह भी कहा जाएगा कि वह मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप को खोज और उसका परिष्कार करना चाहता है।
अगला कथन है, राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास के आधुनिक काल में लिखते हैं, यह पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच कर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लूलाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वासिष्ठ की सबसे पुराना है, जिसके गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली। इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा कि भाषा योग वासिष्ठ या कुछ आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा किए गए बाइबल के अनुवाद मूलतः धार्मिक भावना से प्रेरित है। अगला कथन है, 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में रविंद्रनाथ ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि के भूमिका लेखक एड्स ने लिखी थी। अगला है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथवध को माना गया है। अगला कथन है, रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में ठीक ही लिखा है। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। अगला कथन है, यहाँ तक कि अपने जीवन का अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षणा में ही बोला। हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो चुकी है। देखें लास्ट नाइट कब होती है। अगला है, अंधेर नगरी को समकालीन क्लासिक की कोटि में गिना जा सकता है। महत्वपूर्ण है। भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी। विचार आंदोलन खड़ी बोली गद्य यह एक पक्ष था, जबकि दूसरे पक्ष में थे संस्कार, रचना, ब्रजभाषा, कविता। भारतेंदु विचारों से जितना आधुनिक थे उतने संस्कारों से नहीं, और यह स्वाभाविक था। पहले विचार बदलते हैं, तब संस्कार उनका अनुसरण करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, भारतेंदु युग के लिए इस दृष्टि से इस युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहना एक विशेष सार्थकता रखता है। अगली पंक्तियां हैं, रामनरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है। वे मूलतः कवि हैं। ग्राम गीतों के संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने किया। कविता कौमुदी नाम से कई जिल्दों में हिंदी, उर्दू, बंगला आदि काव्य धाराओं का आलोचनात्मक सामग्री के साथ संकलन संपादन किया। गद्य के क्षेत्र में तुलसीदास और उनकी कविता का विशेष आलोचनात्मक अध्ययन किया। महामना मदन मोहन मालवीय की संस्मरणात्मक जीवनी लिखी और बाल साहित्य के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं। अगली पंक्तियां हैं, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जा सकता है। न केवल यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, वरन इसमें एक नई और आधुनिक दृष्टि का उपोद्घात मिलता है। अगला कथन है, मनुष्य और परम तत्व के बदलते हुए रिश्तों की समीक्षा के क्रम में हमने लक्षित किया था कि आधुनिक काल में मनुष्य संपूर्ण रचना और चिंतन के केंद्र में है। ईश्वर अब व्यक्तिगत आस्था का विषय है, चित्रण का नहीं। अगला है, पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि में यह पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसका भाव रचना के समूचे विधान में परिलक्षित होता है। अगला कथन है, जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त दोनों का एक मूल स्रोत राम कथा है, जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, भारतेंदु के बारे में लिखते हैं, कविता द्विवेदी युग में उनका संस्कार है, गद्य में विचारों। अगली पंक्तियां हैं, विचारों की तेजस्विता और कथा लालित्य का अपूर्व
सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों एक जगह पर मिल जाएं। अगला है, समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। अगली पंक्ति है, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ये छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगला है, छायावाद महज संध्या सुंदरी चांदनी रात का नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, नई धारा में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। अगला कथन है, अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। अगला कथन है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर बाद के कवि हैं। शमशेर बहादुर के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है, मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के, इसीलिए उनकी कविता में नाटकीय और रहस्य का वातावरण है। अगली पंक्तियां हैं, कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडहर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो, जिसमें गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है। अगली है, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। अगला कथन है, जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, चित्रकला संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है, जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। अगला है, उनकी काव्य भाषा में संज्ञा पदों यानी शब्दों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों और अवयवों का है। नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखने और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर साहय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। अगला है, राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की तरह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास तौर से ऐसे परिवेश में जहाँ साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। अगला पंक्ति है, भाषा का रचाव ऐसा लगता है या तो भाषा ही भाषा लगती है या तो फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली है, अज्ञेय चतुर्वेदी जी के प्रिय कवि हैं और रामचंद्र शुक्ल उनके प्रिय आलोचक। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिखाए मार्ग पर ही अपनी आलोचना का विकास किया है। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन मानते हैं, उसी प्रकार राम स्वरूप चतुर्वेदी आलोचना को रचना की पुनर्रचना मानते हैं। ये छोटी पंक्तियां हैं बीच वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल की भांति ही वे भी अपनी आलोचना में किसी भी विचारधारा से आतंकित नहीं होते और उनका अपनी जरूरत और देश काल के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं, किंतु रचनाकारों के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बेबाक और तटस्थ दृष्टिकोण राम स्वरूप चतुर्वेदी के पास नहीं है। अगली पंक्ति है,
आज की कविता को जांचने के लिए जो अब सचमुच प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। काव्य भाषा का प्रतिमान ही शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल और केंद्रीय स्थिति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन। अगला है, किसी भी रचना के लिए कोई भी पूर्व निर्धारित मापदंड नहीं होना चाहिए। हृदय जब मुक्तावस्था में होता है, रचना भी मुक्त होगी। तो आलोचक जो अपेक्षाकृत बहुत बाद में विकसित हुई वृद्धावस्था में नहीं रह सकती। दूधना सिंह ने के अनुसार वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कठिन चुनौती स्वीकार की और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखकर दिखा दिया। इस साहित्य में आधुनिक काल पर अधिक बल है, जिसके वे मास्टर आलोचक हैं। उन्होंने आधुनिक काल को ही अपनी आलोचना के लिए चुना और उसमें भी आश्चर्यजनक रूप से कविता को। अगली पंक्तियां हैं, भोजपुरी क्षेत्र में प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल यानी आधुनिक काल के सबसे बड़े कवि, नाटककार, उपन्यासकार और आलोचक के रूप में जाना जाता है। अगली पंक्ति है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की ख्याति नवलेखन और नई कविता के महत्वपूर्ण आलोचकों में है। उन्होंने काव्य भाषा की सृजनशीलता को अपनी आलोचना का केंद्र माना है। अगली है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंग्रेजी के न्यू राइटिंग नामक आंदोलन से नवलेखन को जोड़ा है। उनकी प्रमुख समीक्षा कृति भाषा और संवेदना है। अगली पंक्ति है, निराला के संदर्भ में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि निराला हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी घनानंद के विषय में लिखते हैं, घनानंद के काव्य वैशिष्ट उनकी मौलिक स्वच्छंद गति तथा सृजनात्मक भाषा प्रयोग में विकसित होता है और ये दोनों गुण एक दूसरे के परस्पर संबद्ध हैं। अगली है घनानंद के विषय में ही, घनानंद भाषा की वास्तविकता शक्ति को पहचान कर उद्घाटित घनानंद भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया है। अगली है, घनानंद की स्वच्छंदता उनके बिंब विधान, प्रेम प्रयोग और प्रेम की मन स्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखती है। अगला है, घनानंद के विषय में ही है, घनानंद ने मौन के भाव को कारुणिक रूप में नहीं वरन दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। ये अगली पंक्ति है, वह भी घनानंद के विषय में ही है। घनानंद का कृतित्व रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने के अनुसार अमीर दास के काव्य में रीति व भक्ति का अनूठा संयोग है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रीतिकाल के जिन कवियों ने आचारत्व का ठीक से निर्वाह किया तथा लक्षणों के साथ मौलिक एवं सरस उदाहरणों का प्रयोग किया, प्रतापशाही उन आचार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगली पंक्ति है, कबीर के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है, संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। अगला कथन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में आता रहता है, बिना महाकाव्य लिखे वे यानी कबीर हिंदी के महाकवि हैं। अगला और अंतिम इनका कथन है, कामायनी के दर्शन में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए बच्चों, ये इनके जो कथन है यहाँ बीच बीच में बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसे डरना नहीं है। इसको एक दो बार अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिए और मन में ध्यान में रख लिए कि इनकी लेखनी का जो मेन शब्द है वो क्या है, उससे आपको समझ में आ जाएगा और ये ध्यान रहेगा और याद भी हो जाएगा। इसको कहानी की तरह पढ़िए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जय हिंद।